बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुनीर सादिक है और मैं इंडस हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट फिजिशियन जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि 14 नवंबर 2024 को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटिक डे जो है वो वर्ल्ड डायबिटिक डे के तौर पे जो है उसको मनाया गया या उसको टाइटल दिया गया। और इस साल का जो थीम था वो था ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप, और उसकी बुनियादी वजह है कि दुनिया भर में डायबिटीज़ एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में, जिसमें सरफ़हरिस्त चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है। और पाकिस्तान नंबर के लिहाज से जो है वो तीसरे नंबर पे है, और अगर प्रेवलेंस के हवाले से बात करें तो आबादी के तनासुब से प्रेवलेंस में पाकिस्तान जो है वो नंबर 1। तो इसी सिलसिले में पीमा ने, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने एक पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से ये एक वेबिनार का इनेकाद किया, जिसमें हमारे डिस्टिंग्विश्ड जो है वो कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और फिजिशियन मौजूद है जो इस हवाले से बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले प्रोफेसर मोहम्मद याकूब अहमदानी साहब हैं। सर प्लीज़ अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपने बारे में बताइए, प्रोफेसर मोहम्मद याकूब अहमदानी। जी, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद याकूब अहमदानी है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। बकाई टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर उमर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ राजा है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और मैं चीफ एंडोक्रिनोलॉजी हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। मैं पाकिस्तान एंडोक्रिन सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। डॉक्टर सानिया बशीर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सनिया बशीर है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। डॉक्टर अजीम लोधी। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजीम लोधी है। मैं इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पे एज अ फूड केयर स्पेशलिस्ट के प्रैक्टिस करता हूँ। इससे पहले मैं कराची में होता था, फिर 2015 में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ और यहाँ पर मैंने अपनी सारी फूड केयर की प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा इस सेशन में हमारे साथ डॉक्टर फसी हाशमी मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज हैं सीएमई पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के। सर अपने बारे में बताइए। डॉक्टर फसी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर फसी हाशमी है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैदराबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। हम अपने इस वेबिनार का आगाज़ जो है वो डॉक्टर सानिया बशीर की प्रेजेंटेशन से करते हैं। डॉक्टर सानिया का टॉपिक है आज डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। तो डॉक्टर सानिया इस बारे में हमें बताइए। डॉक्टर सानिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Okay, so I'm going to start my presentation, diabetes and obesity. So again, giving my brief introduction, Dr. Sania Bashir, consultant diabetologist and CEO of Diabetes Telecare. This is my short academic profile, and I'm currently practicing as diabetologist in Hyderabad and giving online consultations from Karachi till Gilgit and covering all overseas Pakistanis for the diabetes management. So, although we all are practicing and senior than me and very respected and very honorable,
just wanted to give an idea about the obesity to all my listeners about what is obesity. Obesity is basically, according to WHO, it is defined as the abnormal or excessive fat accumulation that presents at health risk. Obesity is basically a chronic and relapsing disease with numerous metabolic, physical, or psychosocial complications, including a substantially increased risk for type 2 diabetes. And I wanted to share that with my listeners that आज जो हमारा एक टॉपिक जो मोटापे का है, बेसिकली शुगर के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मैं समझती हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो बेसिकली ओबेसिटी एक इसकी जड़ है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह जो ओबेसिटी और डायबिटीज एक दूसरे के साथ लिंक होती है वो बेसिकली बिहाइंड द फिनोमेना दैट इज वी ऑल नो दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस. बिफोर प्रोसीडिंग की एक मोटापे का शुगर के साथ क्या ताल्लुक है, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा एक स्टैट्स पे नजर डालें कि इस वक्त WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में 422 मिलियन अडल्ट जो है वो डायबिटिक्स हैं, और ओबेसिटी इस वक्त हमारे जो अडल्ट पॉपुलेशन है 650 मिलियन पॉपुलेशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबीस. अगर हम रीजनल स्टैट्स पे नजर डालें तो साउथ एशिया इज बेसिकली फेसिंग 150% राइज इन डायबिटीज इन द लास्ट डेकेड, एंड पाकिस्तान में अगर हम टोटली देखें, वी ऑल नो द करंट स्टैट्स, द 33% पॉपुलेशन इज डायबिटिक, out of which 17 million adults are obese. And we all know that the 90% of the diabetic patients are having the type 2 diabetes. And behind the increasing prevalence of diabetes in Pakistan, the major victim is basically the obesity, which we all as healthcare professionals are facing this challenge. So, मोटापे का और ज़ियाबतीस का आपस में क्या ताल्लुक है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा बड़ा गहरा रोल होता है. तो सबसे पहली जो चीज इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि पैंक्रियास से निकलने वाला वो हार्मोन जो कि इंसुलिन है वो निकल तो रहा है, काम करने की जो उसकी सलाहियत है, क्योंकि इंसुलिन का काम ये होता है कि इंसुलिन जो है वो शुगर के साथ मिलके हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जा रही है. जब इंसुलिन के काम करने की सलाहियत मुतासर होती है तो शुगर लेवल मुसलसल बढ़ते रहते हैं, और जब शुगर लेवल बढ़ते हैं तो ये एक विशियस सर्कल क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये इंसुलिन, जितनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है उतनी ज्यादा डायबिटीज है, जितनी ज्यादा ओबेसिटी है उतनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है. तो बेसिकली एक साइकिल क्रिएट हो जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, डेफिनेटली हमारे फैट डिपोजिशन हो रही है, मोर ओबेसिटी क्रिएट हो रही है, दैट इज एक्चुअली वर्किंग कि प्रोसाइटोकाइंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं दैट इंटरफेयर विद द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाते हैं. इसके बाद एक जो मैकेनिज्म मोटापे और शुगर को आपस में मिला रहा है कि दोनों ही चीजें जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रही है, यानी कि जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें बेसिकली चिकनाई जब डिपॉजिट हो जाती है तो मोटापा भी होता है, शुगर भी बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और आपकी लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब हो जाती है. तो ये एक आम इंसान के लिए मैं जरूर मैसेज कन्वे करना चाहूंगी कि जब आप शुगर के मरीज होते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि हम इतनी सारी चीजों पे क्यों बात कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंकिंग है, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी. सो बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस कंडीशन है जो कि ओबेसिटी और डायबिटीज को आपस में लिंक कर देती है. तो ये एक छोटा सा इमेज आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट हाउ द डायबिटीज ओबेसिटी इज बेसिकली क्रिएटिंग अ विशियस सर्किल. जितना ज्यादा इंसुलिन रेजिस्ट ओबेसिटी बढ़ेगी उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा जो है वो डायबिटीज वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाएगी. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें कैसे पता चलता है कि मोटापा है, और ओबेसिटी का जो क्राइटेरिया है बेसिकली वो क्या क्या चीज है. सबसे पहली चीज जो हर आम इंसान जानता है, किसी भी हॉस्पिटल किसी भी क्लिनिक में जाता है तो उसका वेट और हाइट मेजर करके उसका बॉडी मास इंडेक्स जरूर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन वो काफी नहीं है. इसके साथ साथ वी आर डूइंग वेस्ट सर्कमफ्रेंस है या वेस्ट टू हिप सर्कमफ्रेंस रेशियो आ जाता है. इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमारी एसोसिएटेड हेल्थ और वेलबींग कॉन्सिक्वेंसेज है कि मेटाबॉलिक, फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर मॉनिटरिंग कि आप बाकायदा ओबेसिटी की कैटेगरी में शामिल है या नहीं है. आई रियली वांटेड टू शेयर दिस BMI क्लासिफिकेशन जो ग्लोबली रन कर रही है और जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली है. इसे जानना और समझना हर आम इंसान के लिए जरूरी है कि अगर आप अपना BMI कैलकुलेट करते हैं, मैं खास तौर पे जिक्र करूंगी कि हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया की क्लासिफिकेशन है उसमें 18.5 से अगर आपका नीचे है तो आप अंडर वेट है, यानी कि आपके अंदर जो है वो डेफिनेटली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं और आपको वेट गेन की तरफ तवज्जो देनी है. 18.5 से 22.9 you can see the difference that the globally 18.5 to 24.9 is considered as normal weight, but in Southeast Asia it is 22.9 considered as a normal weight,
that is you are at low risk of health complications. 23 to 24.9, you are considered as overweight, and we can compare it that the global classification is totally different. And 25 to 29.9 is obesity class 1, and you are having, आपको सेहत के खतरात भी ज्यादा हैं। और अगर आप क्लास 1 में शामिल है तो यकीनन आपको, अगर आप शुगर के मरीज नहीं है और मोटापा क्लास स्टेज 1 पे भी है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर या शुगर आगे जाके बढ़ सकता है। और अगर आप मोर देन 30 पे हैं तो आप ओबेसिटी की क्लासिफिकेशन में। ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम इस चेंज पे क्यों बात करते हैं ग्लोबली और साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि हमारी जो हायर बॉडी फैट परसेंटेज है साउथ ईस्ट एशियन की tend to have more body fat compared to the western population for the same BMI, and that is the reason हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो ओबेसिटी, हमारे जो डायबिटीज के टारगेट्स हैं, द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आर ऑब्जर्व्ड एट द लोअर BMI लेवल्स इन साउथ ईस्ट एशिया। द सेकंड टूल इज बेसिकली द वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी कि आपकी जो मोटापा सेंट्रल डिपोजिशन। अक्सर हम इसे पाकिस्तान में बड़े आम अल्फाज में, क्योंकि मुझे सुनने वाले बहुत सारे फेसबुक पे भी सुन रहे हैं आम इंसान है, कि मोटापा यानी कि आपकी पेट पे चर्बी चढ़ जाना, या हम बहुत ही आम अल्फाज में इस्तेमाल करें तो पेट का लटक जाना, पेट का निकल आना या तोंद का बढ़ जाना। तो बेसिकली आपका जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो आपकी ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा टूल है। अगर आपका पेट निकला हुआ है, आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। और इसमें भी हमें ग्लोबल और साउथ ईस्ट एशिया में डिफरेंट क्लासिफिकेशन नजर आती है। अगर मेल है तो अगर उनका 35.4 इंचेस से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क पे, इंक्रीज रिस्क पे होते हैं। It should be less than 35.4 in men. It should be less than 31.5 in women. और अगर इससे ज्यादा जाता है तो आप इंक्रीज रिस्क पे हैं। और अगर आप मोर देन 39.4 इंचेस हैं, मैन है, तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं कि आगे जाके आपको ये मोटापा ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का सबब बन सकता है। नाउ द थिंग इज दैट जो आज का सबसे बड़ा जो टारगेट है मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कार्डियक वालों के पास भी है, कि भाई मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो मैनेजमेंट बड़ा गोल है कि सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, मोटापा है, तो आपका गोल सेट होना चाहिए कि मोटापा जो है वो बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए टारगेट है कि आप 3 to 7% ऑफ द बॉडी वेट को आपने लॉस करना है। अगर आप एट रिस्क पे हैं तो आप अपने डायबिटीज के रिस्क को भी रिड्यूस कर देंगे। प्री डायबिटीज है तो पीछे आ जाएंगे, डायबिटीज है तो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी वो है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जब बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमारे पास यकीनन गिजा का ताल्लुक, और गिजा में भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ बहुत की पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, टाइम की शॉर्टेज है, हमारे बहुत सारे स्पीकर्स हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी अपनी तर्ज जिंदगी के मुताबिक आपकी डाइट प्लान को सेट किया जाए। सुनी सुनाई बात, दूसरों के मशवरे पर अमल करके आपके न्यूट्रिशन प्लान्स नहीं होने चाहिए। आपके फिजिकल एक्टिविटी यानी कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत कैसी है, उसके मुताबिक आपका डाइट प्लान बनता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात फोकस करने की वो ये है कि अगर आपने अपना वेट लॉस करना है तो 500 किलो कैलोरीज पर डे आपने अपनी टोटल कैलोरी में से डेफिसिट करना है, और आपका न्यूट्रिशन प्लान उसके अकॉर्डिंगली बनता है। सेकेंड थिंग जो हम अपने तमाम मरीजों को बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपने वर्जिश को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना है। कम से कम 5 दिन हफ्ते में 150 मिनट वॉक, यानी कि आधा घंटा रोजाना आपकी जो है वो सिर्फ एक वॉक और एक वर्जिश करने से आप अपने आप को मोटापे से ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। उससे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप 2 to 3 टाइम्स पर वीक वजन को उठा के रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करके कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में भी बड़ा कॉमन है हिट जो होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, जो कि आप तकरीबन हफ्ते में एक दफा अगर आप 20 से 30 मिनट की सेशन लेते हैं 3 से 4 दफा, तो फिर ये आपको ना सिर्फ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बल्कि आपकी कैलोरी बर्निंग और शुगर लेवल के कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। फार्माकोथेरेपी आजकल सबका इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में है कि हमें मेडिसिन कब शुरू करनी चाहिए, क्या हमें मेडिसिन वाकई मोटापे को कंट्रोल करने के लिए शुरू करनी चाहिए। तो अगर तो आप शुगर के मरीज हैं और आपकी लाइफस्टाइल से जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और आपकी जो मेडिसिन चल रही है उससे मोटापा भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आपके पास चांसेस होते हैं कि आप उन मेडिसिन की तरफ जाएं जो कि FDA ने अप्रूव किया है फॉर वेट कंट्रोल। इसकी डिटेल्स मैं आगे शेयर करती हूँ कि हमारे पास जो ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपी है, यानी कि ना सिर्फ वो आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी बल्कि वजन को भी कंट्रोल करेगी, जिसे हम सब जानते हैं कि GLP-1 एगोनिस्ट के नाम से हमारा जो है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया सबको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि आपका BMI मोर देन 30 किलोग्राम है
और अगर आपको डायबिटीज नहीं है और अगर आपका BMI 27 से ज्यादा है और आपको ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो यू आर एन आइडियल कैंडिडेट कि आप GLP-1 की तरफ शिफ्ट हो जाए। हमारे आम सुनने वाले जाहिर GLP-1 क्या होता है, हम बहुत कॉमनली आजकल इसे जानते हैं ओजेम्पिक के नाम से, विक्टोजा के नाम से, हमारे वीगोवी के नाम से, ट्रुलिसिटी के नाम से, मुंजारो के नाम से। तो ये एक कंपैरिजन है। मैं थोड़ा सा ये कि जो लोग डॉक्टर्स हैं और इस चीज को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ये है कि जो टर्जिपिटाइड है जो कि मंजारो के नाम से आ रही है और जो सीमाग्लोटाइड ओजेम्पिक के नाम से आ रही है, इस वक्त FDA ने डायबिटीज के साथ साथ वेट कंट्रोल के लिए जिसको सबसे ज्यादा सेफ विद द वेरी लेस साइड इफेक्ट कंसिडर किया है वो है हमारे पास टर्जिपिटाइड, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मंजारो के नाम से इजीली अवेलेबल है। और अगर आप मुझे सुनने वाले हैं और डायबिटिक पेशेंट है तो इस चीज को जरूर फोकस करें कि आप अपने डॉक्टर की डिस्कशन के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है कि आप डिस्कशन करें। मोंजारो पे हमारे कुछ ट्रायल स्टडीज हैं और सरमाउंट ट्रायल जिससे सब वाकिफ हैं, और इसने बेसिकली रेकमेंड किया है कि इसका जो ट्रायल है उन तमाम पेशेंट पे जो कि नॉन डायबिटिक थे लेकिन उनको मोटापा था, और वो लोग जो कि डायबिटिक थे और उनको मोटापा था, तो सबसे ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स हमारे उस पर निकलते हैं जो कि डायबिटिक के साथ अगर मोटापा है, BMI लेवल मोर देन 27 है, तो फिर मोंजारो या GLP-1 एगोनिस्ट जो है वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स लेकर आती है एज कंपेयर टू कि आपको डायबिटीज नहीं है। FDA अप्रूव्ड जो GLP-1 मेडिकेशन, क्योंकि हमारे पास आप लोग भी जाहिर सारी चीजें नॉन डायबिटिक भी हमारे पास आते हैं मोटापे को कंट्रोल करने के लिए, तो इस वक्त तमाम लोगों की नॉलेज के मुताबिक FDA ने जो अप्रूव किया है वेट लॉस मेडिकेशन वो है लीराग्लोटाइड, वन ऑफ द GLP एगोनिस्ट जो कि सक्सेंडा के नाम से इजीली अवेलेबल होती है। और ये सक्सेंडा भी उसी कैटेगरी में कि आपका BMI जो है वो 30 से ज्यादा और आप कोई भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है और BMI आपका 27 से ज्यादा है। इसके अलावा सीमाग्लोटाइड में हमारा जो ब्रांड वीगोवी है, इट इज द ओनली सीमाग्लोटाइड जो कि FDA अप्रूव्ड है फॉर द वेट लॉस विद नो डायबिटीज। इसके बाद मोटापे को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज है, लाइफस्टाइल से ठीक नहीं हो रहा, इंजेक्शंस की तरफ नहीं जाना है, तो फिर आपके पास इंडिकेशन आती है कि अगर आपका मोटापा स्टक हो गया है और BMI आपका 30 से ऊपर जा रहा है और 27.5 से ऊपर जा रहा है इन द एशियन पॉपुलेशन, तो देन यू आर ए कैंडिडेट फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन एज वेल, कि आप मेटाबॉलिक सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, जिसमें बहुत कॉमनली हमारे पास बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, जिसमें बेसिकली होता कुछ नहीं है, उस होता ये है कि आपके स्टमक को यानी कि जो आपका मैदा है वो बेसिकली काट के छोटा कर दिया जाता है। हम आम जबान में अपने मरीजों को कहते हैं कि जितना छोटा मैदा होगा उतना ही आप खाना खाएंगे, तो जब कम खाएंगे तो वजन तो कंट्रोल होना ही है। तो इस पे एक हमारी रिसर्च है स्टैम्पीड ट्रायल के बारे में शेयर करना चाहूंगी कि उन्होंने जो है वो बेसिकली बेरियाट्रिक सर्जरी के इफेक्ट्स को ट्रायल वर्जन दिया था ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज के साथ, तो दैट केम आउट विद द इफेक्टिवनेस रिजल्ट्स ऑफ द बेरियाट्रिक सर्जरी। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि तमाम मशवरे अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। सो इन तमाम चीजों को हम डिस्कस तो बड़ा कर लेते हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? डेफिनेटली हर आम आदमी को उसके लाइफस्टाइल के मुताबिक आगाही बड़ी जरूरी है। ये तमाम थेरेपीज जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इंजेक्शन आ गए, सर्जरी आ गई, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। तीसरी बात यह है कि हमें सही इलाज के बारे में पता नहीं है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे लिए क्या सुटेबल है और क्या नहीं है। तीसरी चीज ये है कि इन चीजों की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उनको कैसे मैनेज करें। और पांचवी चीज है कि हम इन स्टिग्मा से कैसे निकलें, कि मेंटली इन चीज को कैसे हम ऑक्यूपाई करें कि हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स खत्म। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आगाही की बड़ी जरूरत है, और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पीमा का कि जो इस तरह के सेशंस पेशेंट्स के लिए अरेंज कर रहा है कि आपको पता चले कि असल में सही बात क्या है। एजुकेशन की बड़ी जरूरत है हमें, डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज की भी बड़ी जरूरत है, प्राइवेट पॉलिसीज की भी बड़ी जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि हम सब मिलकर इस चैलेंज पे जो है वो काबू पाएंगे। हमारे बहुत सारे स्पीकर से मैंने ट्राई किया है कि बहुत शॉर्ट और बहुत मुफीद बातें आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो अगर आप लोग का कोई सवाल है तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सानिया, बड़ी नाइस प्रेजेंटेशन दी आपने। और आपने चैलेंजेस का बताया, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ चैलेंज है उसमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो एजुकेशन है, एजुकेशन अबाउट हेल्थ केयर और एजुकेशन अबाउट डायबिटीज़। इसी हवाले से मैं डॉक्टर याकूब अहमदानी साहब से पूछना चाहूँगा, सर आप अपनी प्रैक्टिस में जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं, कौन से ऐसे कॉमन मिथ्स हैं, इबाहमात हैं, गलत तस्वुरात हैं डायबिटीज़ के हवाले से जो पेशेंट अक्सर आपसे सवाल करते हैं?
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और इस मौजू पर बात करने की मुझसे मौका दिया। तो बहुत सारे मिथ्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को होते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो बहुत सारी उनके सवालात इस तरह के होते हैं कि वो बहुत सारी माशरे में बातें चल पड़ती हैं और लोग उसको सही समझ रहे होते हैं और उसके मुताबिक अमल कर रहे होते हैं। मसलन ये बात एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि ज्यादा शुगर लेने से डायबिटीज हो जाती है। तो ये पूरी तौर पर तो सही नहीं है, लेकिन एक तरह से इस इन्वॉल्वमेंट तो होती है कि अगर आप शुगर ज्यादा लेते हैं तो यानी आप ज्यादा खाना पीने के आदी हों और शुगर्स भी उसमें लेते हों और उसके साथ आपका वेट बढ़ जाए, तो वेट बढ़ने के साथ शुगर का रिस्क, जैसे अभी मेंशन हुआ कि वजन ज्यादती के साथ शुगर का खास लिंक है। तो ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर तो हो सकता है, प्योरली यही एक फैक्टर नहीं है बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो एक ये बात है। बाकी ये मिथ भी होता है कि लोग कहते हैं कि भी हम डायबिटीज के मरीज जो है ना वो चावल नहीं खा सकते, डायबिटीज के मरीज जो है वो फ्रूट्स नहीं ले सकते। तो इसमें बात समझने की ये है कि ऐसी ये मिथ है, ऐसी बात नहीं है कि चावल नहीं खा सकते। हमारे बांग्लादेशी लोग हैं, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया या इन इलाकों के लोग, तो चावल उनकी मेन खुराक है और वहाँ भी डायबिटीज है। तो चावल लेना पर से कोई मसला नहीं है, बल्कि उसकी क्वांटिटी ली जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। वो किस तरीके से पका हुआ है, वो बिरयानी की शक्ल में है या वो बॉइल्ड राइस की शक्ल में है या ब्राउन राइस की शक्ल में है या किस तरह के चावल है, उसकी क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्वांटिटी कम है और अकॉर्डिंग टू पोर्शन साइज जो भी बताया जाता है उसके लिहाज से कोई लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, चावल लिए जा सकते हैं। और इसी तरह रोटी के बारे में होता है कि लोगों को ये नहीं आइडिया होता कि सफेद आटे की रोटी और ये जो लाल आटे की रोटी, जो चक्की का आटा होता है, तो इसमें भी बाज मर्तबा वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और हमने कई मरीज इस तरह के देखे हैं उनको कि जो सिर्फ उनकी रोटी के आटे को बदलने से उनकी शुगर कंट्रोल हो गई है। जो लोग वाइट आटा खाते हैं, सफेद आटा जो है या इस तरह का बगैर भूसे का, तो उसमें फिर शुगर्स कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अक्सर हमने कभी ऐसा किया भी कई मरतबा कि मरीजों को एडमिट किया और सिर्फ एक दिन उनकी डाइट को चेंज किया और चक्की के आटे की रोटी उनको खिलाई, तो एक दिन में शुगर्स कंट्रोल हो गई। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आटा, सब आटा बराबर नहीं है, बल्कि जो भूसे वाला आटा है। इसी तरह फ्रूट्स के बारे में है कि फ्रूट जो है वो लोग समझते हैं कि फ्रूट्स नहीं ले सकते, तो फ्रूट की भी वही क्वांटिटी की बात है कि आप कौन सा फ्रूट ले रहे हैं और कितना फ्रूट ले रहे हैं, एक वक्त में कितना फ्रूट ले रहे हैं, और वो खाने के साथ ले रहे हैं या खाने के अलावा के वक्तों में ले रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल लिए जा सकते हैं और ये हमारी खुराक का, हम एशियंस का और हम पाकिस्तानी इंडियन लोगों का और बांग्लादेश में भी ये मेन खुराक की यही चीजें होती हैं कि रोटी और आटा, रोटी और चावल ज्यादा एज अ खुराक लिए जाते हैं। तो इसके लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि फ्रूट्स में भी अगर लिमिट से लें, चावल भी अगर लिमिट से लें, रोटी भी अगर लिमिट से लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये हमारी डाइटिशियन, जो हमारे खवातीन या मर्द हजरात जो डाइट के काम, डाइटिशियन होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये गाइड कर सकते हैं हमें कि हमें कितनी हमारी वेट के लिहाज से कितनी कैलोरीज चाहिए और वो कैलोरीज जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के अंदर जो है वो किसी एक किस्म की डाइट को, जैसे लोग बाज किसी एक किस्म की डाइट को बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं और सिर्फ प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं या फैट डाइट पे आ जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इतना अच्छा नहीं होता। ये यानी सस्टेनेबल भी नहीं है। तो इसलिए चाहिए कि बैलेंस डाइट लें, जो डाइट सबके लिए हेल्दी डाइट है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, जिसमें प्रोटीन्स भी होंगे, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी होंगे, जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी होंगे,
जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होंगे। जो 4-5 ग्रुप्स कहे जाते हैं उन सब की को ले सकते हैं एक बैलेंस्ड वे में। किसी चीज की भी एक्सेस लेंगे तो वो सही नहीं होगा। लोगों का ख्याल ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले सकते, तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ले सकते हैं और लेने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी मिथ्स इस लिहाज से है कि भी शहद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और शहद नहीं ले सकते। हालांकि शहद के भी बारे में यही है कि अगेन वही बात है कि आपको कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। तो क्वांटिटी अगर ½ टीस्पून कोई लेता है तो कोई हर्ज नहीं है, कि हनी भी ले सकते हैं। तो इसी तरह बाज लोग कहते हैं भाई करेले खाएं और करेले से जो है वो हमारा शुगर कंट्रोल हो शुगर जाएगा। तो कंट्रोल। करे जी जी वो शुगर, अक्सर लोग कहते हैं कि करेले खाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है या उसका हाँ रस बनाने से। जी। तो अब ये तो खैर ये तो कोई गलत बात नहीं है कि कम तो हो जाती है, लेकिन आप 2 किलो करेले का शरबत पिए या पानी पिए तो 30 मिलीग्राम शुगर कम हो जाएगी। तो मतलब काफी मुजाहिदा करना पड़ेगा कि करेले खाने पड़ेंगे या उसका जूस पीना पड़ेगा। बहरहाल करेले खाने में हम मना नहीं करते, करेले अच्छी चीज है। सब्जियां तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, उस ये नहीं उनसे तो शुगर बढ़ती ही नहीं है। सब्जियां तो बहुत अच्छी चीजें हैं, तो इसलिए सब्जियों का इस्तेमाल तो रिकमेंडेड है। कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे अच्छी चीजें हैं क्योंकि आपको फाइबर भी मिलता है। तो फाइबर जो है वो हमारी गुज़ा के अंदर जितना होगा उतना हमारी शुगर मेंटेन रखने में हेल्पफुल होगा। इसलिए फाइबर फ्रूट्स के फॉर्म में होती है, वेजिटेबल्स के फॉर्म में होती है, इसबगोल के फॉर्म में हम ले सकते हैं। लेकिन फाइबर जरूर होना चाहिए। हमारी डाइट्स ज्यादा प्रोसेस्ड हो गई हैं, जिसमें जैसे मैदे की चीजें, बेकरी आइटम्स हैं, इस तरह की चीजें हैं जिसमें फाइबर नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये फाइबर रखा ही इसीलिए है कि हमारी जिस्म को उसकी जरूरत है, और ये शुगर को एकदम से राइज नहीं करवाती बल्कि ग्रेजुअली उसको राइज करवाती है। तो फाइबर बहुत जरूरी है कि हमारी डाइट में हो, और वो फ्रूट की शक्ल में हो। फ्रूट जूसेस के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि फ्रूट जूसेस, ताज़ा फलों के जूस पिए तो वो बहुत ताकतवर हैं, तो वो लेने चाहिए। तो ये भी एक मिथ है कि फ्रूट जूसेस जो है ना वो शुगर के मरीजों के लिए सही नहीं है। तो वो उनके लिए फ्रूट एज सच, फ्रूट इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रूट ले लें। जूस अल्लाह पाक अंदर खुद बना देंगे, लेकिन फाइबर का इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो फाइबर के लिए फ्रूट लेना, हम कहते हैं जूस ना लें, फ्रूट लें। और इसके साथ ये है कि बाज़ों का ख्याल होता है कि जो मोटे लोग हैं उन्हीं को शुगर होगी, और जो पतले हैं उनको नहीं होगी। तो पतले जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे होते हैं कि भाई हमें तो शुगर नहीं होगी, मोटे लोगों को होगी। हालांकि जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो असल मसला है। तो एक आदमी ओवरऑल देखने में तो जैसे बांग्लादेशी आप देख लें या इंडोनेशिया के लोग देखें, चाइनीज लोग देखें, ये बहुत पतले दुबले होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी डायबिटीज हो रही है। तो ये डायबिटीज इनके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी है जो अक्सर नजर नहीं आती। सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और जिनको सेंट्रल ओबेसिटी यानी मर्दों के अंदर कहते हैं कि 90 सेंटीमीटर से ज्यादा, और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस है तो ये ज्यादा है, और ये रिस्क है फॉर डायबिटीज। और तो इसलिए यानी ये समझना चाहिए कि पतला, ओवरऑल अगर आदमी पतला भी है लेकिन उसको सेंट्रल ओबेसिटी है तो उसको डायबिटीज भी हो सकती है, और सारे प्रॉब्लम्स जो डायबिटिक पेशेंट में होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो जी 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 ड्राई फ्रूट के डॉक्टर बारे इसके में अलावा भी लोगों का बड़ा ड्राई फ्रूट्स, जी ड्राई फ्रूट के बारे में लोग पूछते हैं, खासतौर पर हमारे जो सर्द इलाकों में कोयटा और केपीके के लोग हैं, तो वहाँ तो खासी सर्दियाँ पड़ती हैं, तो उनके बारे में जरा बताइए ड्राई फ्रूट कितने और कौन से लेने चाहिए। देखिए ड्राई फ्रूट्स में भी इसी तरह है कि हर चीज की क्वांटिटी इज इम्पोर्टेंट, कि आप वो क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। एक मुट्ठी भर में कुछ दाने, कुछ अगर मूंगफलियां आ जाती हैं या कुछ आप मेवा ले लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि पीनट्स वगैरह तो अच्छी चीजें, जिनको एलर्जी ना हो वो ले सकते हैं। और इसी तरह वो और दीगर चिलगोजे हैं या इस तरह के अखरोट हैं, तो लिमिट से अगर आप लें तो हर चीज ली जा सकती है। कोई चीज मना नहीं है, ड्राई फ्रूट्स भी मना नहीं है, लेकिन लिमिट से लेना है हर चीज को। तो यही है कि वो जो कुरान की आयत है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, के खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। तो इसराफ जो है
वो जो है ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, दोनों मेल न्यूट्रिशन है। तो अंडर न्यूट्रिशन भी मेल न्यूट्रिशन है और ओवर न्यूट्रिशन भी मेल न्यूट्रिशन। तो इसलिए जो है वो अगर इस बात को समझ लें कि हमें हर चीज लिमिट से खानी है, अपनी लिमिटेशन को समझना है कि हमने पूरी अपनी कैलोरीज जितनी हमें 24 घंटे में हमारी एक्टिविटी के लिहाज से, हमारी जिस्म के वेट के लिहाज से जितनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हम वो पूरी करें। अब वो किसी तरीके से भी पूरी करते हैं, लेकिन उसमें बैलेंस डाइट हो, सारे ग्रुप से फूड हो उसके अंदर, और उसमें आपकी चॉइस से आप सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन जो जितनी शुगर बढ़ाएगा, यानी जिस फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, यानी वो जाके शुगर ज्यादा बढ़ाएगा, उसको आपको कम मिकदार में लेना है। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम है, उसको हम ज्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं। तो इसको समझना है। ये कुछ मिथ्स होते हैं जो चल पड़ते हैं। ऐसे ही ट्रीटमेंट के बारे में काफी मिथ्स हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हम इंसुलिन के बारे इंसुलिन के बारे में जैसे बहुत होता है कि ये आखिरी स्टेज आ गई है बीमारी शुगर की, अब मरने के करीब आ गए हैं, अब इंसुलिन लगानी पड़ेगी तो अब मरने वाले हैं। लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है, और इंसुलिन लगाएंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, गुर्दे फेल, हार्ट फेल हो जाएंगे और अंधे हो जाएंगे। ये सब बातें जहन में पड़ी हुई होती हैं। और ये वो कहते भी कि हमारे फलाने रिश्तेदार ने लगाई थी इंसुलिन और वो उसको हार्ट अटैक हो गया था, फलाने ने लगाई थी उसको फालिज हो गया था, फलाने ने लगाई थी उसको वो अंधा हो गया था। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं। तो हम उनको ये समझाते हैं कि ये इंसुलिन लगाने से नहीं हुआ, बल्कि इंसुलिन उन्होंने देर से लगाई। उन्होंने इस मौके पे लगाई जब सब कुछ हो गया था, अब इंसुलिन लगाई तो वो इंसुलिन बेचारी जो अपनी नाबीना हो गया, वो इंसुलिन से उसको ठीक थोड़ी कर सकेगी। आप समझे इंसुलिन ने उसको अंधा कर दिया, तो शुगर ने उसको उसकी बीनाई को ले लिया। तो शुगर कंट्रोल नहीं हुई और इंसुलिन लेट स्टार्ट हुई। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो टालते रहते हैं, गोलियों पे चलाते रहते हैं, 1 गोली 2 गोली 3 गोली 4 गोली 5 गोली, जितनी गोलियां आती हैं बाजार में, वो चाहते हैं कि सब गोलियां उनको दे दें। और फिर उसके बाद इंसुलिन का तो डिले होता है बहुत सारा। और मरीज को चूंकि हम एजुकेट नहीं करते, तो वो ये समझते हैं कि जो है वो इंसुलिन जो डिले हो सकती है। हालांकि हमारा ये एजुकेशन होनी चाहिए कि पहले दिन से हम मरीज को ये बताएं कि स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन चूंकि बाद में शुरू होती है, टाइप 1 में तो पहले दिन से शुरू हो जाती है, लेकिन टाइप 2 में बाद में शुरू होती है। तो उनको पहले दिन से बताएं कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि अगर गोलियां कंट्रोल नहीं कर पाएंगी तो आपको इंसुलिन लगानी होगी। वो 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मौका आ सकता है। अगर आपने पहले दिन से ये हमने उनको गाइड कर दिया मरीजों को, तो वो इसको एंटिसिपेट कर लेंगे उस वक्त जब इनको जरूरत होगी, कि इनको बताया गया था कि इंसुलिन का भी जरूरत पड़ जाएगी। तो इंसुलिन कोई आखिरी इलाज नहीं है। बाज लोगों को हम इंसुलिन डे 1 पे शुरू कर देते हैं, टाइप 2 के पेशेंट्स में जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं होता और बहुत ज्यादा उनको हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स हो रहे होते हैं, HbA1c 12-13 10 के ऊपर है, और इसके साथ बहुत सिम्टोमेटिक हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम इंसुलिन डे 1 पे शुरू कर देते हैं, और डे 1 पे भी शुरू करने में कोई हर्ज नहीं। तो ये आखिरी इलाज नहीं है, बल्कि बाद सूरतों में पहला इलाज भी है। तो इंसुलिन जो है वो, और अक्सर जो है वो गोलियों पे, बाज लोग कहते हैं कि हमारी इंसुलिन पे जब ट्रीटमेंट हो जाएगी और कंट्रोल हो जाएगी तो फिर हम गोलियों पे आ जाएंगे। तो ये फिर उनको बताया जाता है कि बाज मरतबा इंसुलिन जो है वो आर्जी तौर पर किसी वजह से शुरू की जाती है। मसलन किसी को हार्ट अटैक हो गया है, नमोनिया हो गया है, या किसी को जो है वो एक्यूट कोई भी कंडीशन हुई है जिसकी वजह से इंसुलिन पर डाला गया, या सर्जरी के लिए, या प्रेगनेंसी में डाला गया है, तो वो वक्ती होता है और उसके बाद उनको गोलियों पर लाया जा सकता है। लेकिन जो ओवर द इयर्स ड्रग ट्रीटमेंट में फेलियर हो रहा है और गोलियों को मैक्सिमम मिकदार में देने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये सेकेंडरी ड्रग फेलियर है। और इस फेलियर पे हमें इंसुलिन ही शुरू करनी है, वो जो लाइफ लॉन्ग ही लेनी होगी। तो इसलिए ये अगर पहले से हम गाइड करते रहें कि इंसुलिन, तो भाई इंसुलिन को एज अ नेमत हम इंट्रोड्यूस कराएं, बजाय इसके कि ये एक जहमतबाज मरतबा हम यानी तड़ी के तौर पर हम मरीज को, ये बाज लोग ये करते हैं कि हम आपको इंसुलिन शुरू कर देंगे अगर आपने कंट्रोल ना किया।
तो ये इस तरह कहना डॉक्टर्स के लेवल पे सही नहीं है, बल्कि हमें उनको गाइड करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि इंसुलिन 1922 में इजाद हो गई। उससे पहले इंसुलिन नहीं थी, तो इंसुलिन के बगैर टाइप 1 तो सारे खत्म ही हो जाते थे और टाइप 2 के भी मैनेजमेंट में मसाइल होते थे। तो इंसुलिन तो एक नेमत है इस सदी की बहुत बड़ी, जिसमें कि हम यानी इंसुलिन लगाएंगे तो इससे फायदे हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, और कॉम्प्लिकेशन से फिर आदमी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रिवर्सिबल नहीं होती। तो जैसे आंखों का कोई अंधापन हो जाए तो वो वो रिवर्स नहीं होता। इसी तरह किसी को फालिज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो ये चीजें नुकसान पैदा कर देती हैं और वो रिवर्सिबल नहीं होती। इसलिए हमें ये मिथ्स दूर करने चाहिए कि इंसुलिन कोई खतरनाक चीज है। बाज लोग कहते हैं कि इसका आदी हो जाएंगे, यानी गोया जैसे इसका नशा हो जाए। तो हम उनको बताते हैं कि भाई ये नशे वाली चीज नहीं है, ये तो फायदेमंद चीज है। हर बंदा जो दुनिया में पैदा हुआ है उसको अल्लाह ताला ने इंसुलिन के साथ भेजा है। तो जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती है, इफेक्टिव नहीं होती, तो उनको इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है। तो ये अगर नशे की चीज होती तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना दी होती ना। तो ये जो है नशा नहीं है, बल्कि एक जरूरत की चीज है। तो इस तरह के मिथ्स हैं जो बहुत कॉमनली हमारे इसके पेशेंट्स में अलावा होते सर हैं। और भी मॉनिटरिंग के हवाले से भी मिथ होता है पेशेंट्स में कि जब मेरी ब्लड शुगर बढ़ती है तो मुझे पता लग जाता है। तो इस हवाले से जी हाँ, बताइएगा, क्योंकि ब्लड शुगर मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डायबिटीज कंट्रोल के हवाले से। तो अक्सर पेशेंट ये बिल्कुल कहते हैं कि मेरी शुगर तो रहती ही 300 है, मेरी शुगर तो रहती ही 400 है, और जब ज्यादा हाई होती है तो मुझे पता लग जाता जी। हाँ, ये लोगों को ख्याल होता है। मॉनिटरिंग के बारे में बहुत ज्यादा वो है कि बाज लोग कहते हैं कि इसकी रीडिंग सही नहीं होती और हम इस पे इत्मीनान नहीं करते। तो उनको ये बताना पड़ता है कि ये मॉनिटरिंग सही होती है, अगर बशर्ते कि जो ग्लूकोमीटर है वो आपका सही हो, जो स्ट्रिप्स हो वो सही हो, और उसको सही जगह स्टोर किया गया हो। तो ये मॉनिटरिंग आप रोजाना या हर दूसरे दिन जाके लैब में तो टेस्ट नहीं करा सकेंगे। तो इसके लिए मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है। और मॉनिटरिंग में मिसाल अपने मरीजों को इस तरह देता हूँ कि भाई अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करते तो ऐसे ही है जैसे कि पट्टी आंखों पे बांधकर आप गाड़ी चलाएं। तो क्या गाड़ी चला सकते हैं आप पट्टी आंखों पे बांध के? तो वो कहते हैं कि हाँ, नहीं चला सकते। मैंने कहा क्यों नहीं चला सकते? हाथ से चलती है ना गाड़ी, और पैर से चलती है। तो हाथ भी आपके सही है और पैर भी सही है, तो फिर गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आपको नजर ही नहीं आ रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए आंखों में पट्टियां। इसी तरह मॉनिटरिंग के बगैर अगर कोई डॉक्टर क्लेम करता है कि मैं शुगर मैनेज कर रहा हूँ, या कोई मरीज कह रहा है कि मेरी शुगर मैनेज हो रही है, तो ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। क्योंकि मॉनिटरिंग के बगैर जो है वो शुगर कंट्रोल कोई ना डॉक्टर कर सकता है ना मरीज कर सकता है। हाँ, जो मरीज कहते हैं कि हमें पता चल जाता है, तो हम फिर भी उनसे कहते हैं कि मॉनिटरिंग जो है वो एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट की पार्ट में अगर आप नहीं कर रहे, तो आप जो भी दवा लेते रहें, चाहे इंसुलिन लें चाहे कुछ करें, आपकी मैनेजमेंट सही हो ही नहीं रही अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। उनको ये बताया जाता है कि ये मतलब आपकी लॉन्ग टर्म, एक तो आप HbA1c, बाज लोग कहते हैं हम HbA1c कर लेते हैं तो बस हम मॉनिटरिंग नहीं करते, लेकिन आपकी डोज एडजस्टमेंट्स अगर करनी है और आपकी ट्रीटमेंट को ऑल्टर करना है, तो सिर्फ HbA1c के बेसिस पे नहीं हो सकता, बल्कि डे टू डे आपकी जो मॉनिटरिंग है उसके बेसिस पे आपको कभी हाइपर हो रहा है, कभी लो शुगर हो रही है, तो जब तक मॉनिटर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये लोगों का होता है कि भाई हम मॉनिटरिंग, हमें पता चल जाता है। तो हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे अभी हमारी रूहानियत इतनी नहीं बढ़ी हुई कि हमें सब कुछ पता चल जाएगा, नब्ज पे हाथ रखें और शुगर पता चल जाए। तो उसमें जो है ना वो मॉनिटरिंग तो आप करें, जब इतनी रूहानियत हासिल हो जाए कि नब्ज पे हाथ रखने से सब कुछ पता चल जाए, तो फिर उस मौके पे कर लीजिएगा। है। डॉक्टर उमर, इस हवाले से आपसे सवाल है कि अक्सर पेशेंट ये सवाल करते हैं कि शुगर क्या पूरी जिंदगी रहेगी, और अगर जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत से क्लेम्स हैं कि शुगर का शर्ती इलाज 4 दिन में, 5 दिन में, और डायबिटीज के हवाले से भी क्या कुछ ऐसा है ब्रेक थ्रू के रिमिशन पॉसिबल है, और अगर है तो कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें रिमिशन होती है डायबिटीज? तो अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को वो करूँ, जी जी। let me just share it.
मेरी स्लाइड नज़र आ रही है आपको? जी नजर नहीं आ रही। नहीं नजर आ रही। क्विकली जी डॉक्टर उमर, आप स्लाइड सेट कर रहे हैं अपने? जी हाँ, वो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी का मुझे हो रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट एंड आई थिंक नाउ आई हैव डन इट, सो लेट मी गो बैक ऑन द जूम। शेयर योर स्क्रीन। वदूद आप हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक इसका इजी वो है कि मैं आपको स्लाइड के बाहर ही जवाब दे दूं, सो लेट्स डू दैट देन। आप अपनी प्रेजेंटेशन अगर हो जाती है ऑन तो कर लें, क्वेश्चन का आंसर तो फिर हम पैनल डिस्कशन में कर लेंगे। जी हाँ, मैं अपनी वो ये मैं शेयर का मुझे वो तंग कर रहा है, ये मेरी शेयर हो नहीं रही। मीन वाइल अगर हम अपने नेक्स्ट रूम को कह दें और मैं इतनी देर में ये आपकी देखता हूँ शेयरिंग कि आ व्हाट गई। वी कैन हो गई तीन शेयरिंग, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। फेयर इनफ, सो लेट्स आप बस इसको अपनी पावर पॉइंट ऑन कर लें। एबल टू योर स्क्रीन, यस। एंड प्रेजेंटेशन मोड पे ले आइए, दैट्स गुड। ओके जी। आई परफेक्ट थिंक सो परफेक्ट। जो सवाल है वो ये है कि टाइप 2 डायबिटीज की रिमिशन हो सकती है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये अब आजकल आप यूट्यूब्स और अभी कल ही मुझे किसी ने, मेरे बर्मिंघम में नेबर थे, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी कि जी टाइप 2 डायबिटीज़ का सर्जन साहब थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शल्तिया इलाज। सो मैंने कहा जी ये चीज़ जो है ना काफ़ी पुरानी है, सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको कि पुरानी बोतल में नई दवाई डाल के, या वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, वो डाल के की जा रही है। तो पहले तो आप ये देखना है कि रिमिशन और क्योर में फ़र्क क्या है। तो रिमिशन को अगर आप देखें तो ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्निंग डिक्शनरी का वर्क है, पीरियड ड्यूरिंग विच अ सीरियस इलनेस इम्प्रूव फॉर अ टाइम एंड द पेशेंट सीम टू गेट बेटर। और ये डिफरेंट है क्योर से। क्योर जो है ना, क्योर जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे हिसाब से इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं, हम सर्जिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं, पॉसिबली कैंसर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योर जो है वो ये है कि जी सब परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ बाय टोटल इनहेरिटेशन ऑफ द डिजीज स्टेज। सो ये आपने जो है फर्ज करें टीबी है, आपने टीबी का जरासीम मार ही दिया। नमोनिया है, आपको पता है जरासीमों से होता है, बैक्टीरिया से होता है, आपने उसको मार ही दिया। अपेंडिसाइटिस है, आपने अपेंडिक्स निकाल ही दी। क्रोनिक डिजीज में यूजुअली आप उसको कम कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप उसको क्यों नहीं करेंगे। वो जो सेटअप्स हैं अगर वो दोबारा वापस आ जाएंगे, एंड इन दैट केस मैं बाद में बताऊंगा, डॉक्टर सनिया ने भी इसका जिक्र किया था कि ओबिसिटी का उसमें बड़ा रोल है। अगर वो वापस आएगी तो डायबिटीज़ भी वापस आ जाएगी। मसला जो रिमिशन का है टाइप 2 डायबिटीज़ का, वो उसकी डेफिनेशन में है। सो ये स्टडी जो है ये सिस्टमिक रिव्यू है, 178 स्टडीज़ 33 डिफरेंट कंट्री से, 266 डिफरेंट डेफिनेशंस थी रिमिशन की। और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेफिनेशन थी वो ये थी कि जी आपका HbA1c जो है ना वो 6% से कम हो 20% स्टडीज़ में, और सिर्फ तकरीबन 40% स्टडीज़ ने कहा था कि कितने टाइम के लिए। सो अब जो हम जिसको आप रिमिशन कहते हैं, या और हम मामलों में लेमन टर्म में हम कहते हैं हाँ जी डायबिटीज़ का पक्का इलाज या क्योर, वो अगर आप लेटेस्ट ESD, अमेरिकन गाइडलाइंस, डायबिटीज़ UK, एंडोक्राइन सोसाइटी की कंसेंसस रिपोर्ट उठाएं, तो वो कहते हैं कि अगर आपका 3 महीने का टेस्ट HbA1c 6.5 से कम है और आप 3 महीनों तक कोई भी दवाई नहीं ले रहे, तो आप इसको रिमिशन का लफ्ज़ देते हैं। एंड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस अब हम इसी डेफिनेशन को आजकल यूज़ कर रहे हैं।
सो सवाल ये होता है कि जी इसके पीछे फिर जो है ना वो पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो ये प्रोफेसर रॉय टेलर हैं। प्रोफेसर रॉय टेलर जो है ना इज़ वन ऑफ द लीडिंग यू कैन से एक्सपर्ट इन टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन। इन्होंने ही इनिशियल स्टडीज़ और कॉन्सेप्ट निकाले थे। और प्रोफेसर रॉय टेलर का कहना है कि जी चेंजिंग बिलीव्स अबाउट द रिवर्सिबल नेचर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ हैज़ बीन चैलेंज। और उसकी वजह यह है कि ये चीज़ हमने अपने मेडिकल स्कूल से पढ़ी है। पिछले 20 30 50 सालों से हम ये एक कॉन्सेप्ट बयान कर रहे थे कि जी जैसे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है मोटापे की वजह से, आपका जो है ना इनिशियली इंसुलिन की ज़ाती होती है, बीटा सेल मशीन की तरह ज़्यादा काम कर रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल जो है वो आ, उसका फेलियर होता जाता है। और जब अबाउट 60 70% बीटा सेल जो हैं वो डेड हो जाते हैं, तो टाइप 2 जो है ना वो आ जाती है। लेकिन 100 साल पहले सो ईपी जॉजलिंग इज वन ऑफ द वेरी फेमस जो है ना डायबिटोलॉजिस्ट था यूएसए में, जिसने ऑब्जर्व किया था कि विद एन एक्सेस ऑफ फैट डायबिटीज बिगिन एंड फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ फैट डायबिटिक डाई। सो हमें पता है जिसको फैट ओवरफ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। बेस्ड ऑन दी आपकी जेनेटिक आउटपुट एथनिक प्रीडिस्पोजिशन, हमारे अल्लाह ने हमारे जिस्म में जो है ना वो फैट की स्टोरेज रखी हुई है एडिपोज टिश्यूज़ का। अगर हम ज़्यादा फैट लेते हैं तो वो जो जहाँ पे फैट को स्टोर होना चाहिए वहाँ से वो ओवरफ्लो हो के, जैसे कि डॉक्टर यकूब मेहमदानी ने भी कहा था कि विसरल फैट सेंट्रल जिगर में जमा हो जाती है, पैनक्रियाज में जमा हो जाती है, मसल्स में जमा हो जाती है, और फिर मल्टीपल मैकेनिज्म से नीचे कुछ लिखे भी हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, एक्सेसिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है। लेकिन इसी बेस पे एक प्रोफेसर रॉय टेलर ने ये ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस की कि साइकिल के दो पहियों की तरह है। आपकी अगर आप से ज़्यादा खा रहे हैं तो आपके जो है ना लीवर में चर्बी में, लीवर में सबसे पहले, जिगर में सबसे पहले जो है ना चर्बी आएगी, और जब जिगर में चर्बी आएगी तो जिगर जो है वो इंसुलिन की बात नहीं मानेगा और वो और ज़्यादा चर्बी बनाना शुरू कर देगा। जिगर का एक काम चर्बी बनाना भी है, और उसके साथ आपकी जो बेसल इंसुलिन सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगी। ये साइकिल का एक पहिया हो गया। और फिर जब जिगर इंसुलिन ज़्यादा बनाना, सॉरी चर्बी ज़्यादा बनाना शुरू हो जाएगा, तो एक्सेस चर्बी जो है वो आपके पैनक्रियाज में जमा हो जाएगी। तो मैं उसको कहता हूँ जैसे पैनक्रियाज में आपके लबलबे में आपके जंग आ गए, और फिर पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना काम कर देता है। तो ये साइकिल का दूसरा पहिया है। तो ये दोनों पहिए जो है ना ये मिल के आपको डायबिटीज़ करते हैं। सो फिर जवाब सवाल ये है कि जी अगर ये चीज़ है और चर्बी है, तो अगर आप चर्बी जिस्म से निकालेंगे, जिगर से निकालें, आप लबलबे से निकालें, तो क्या शुगर रिवर्स हो सकती है? सो ये काउंटर पॉइंट स्टडी थी। ये मैंने फर्स्ट टाइम 2012 में ग्लास्को में रॉय टेलर ने, ये पायलट स्टडी थी। उन्होंने 11 बंदे लिए, 11 बंदों को टाइप 2 डायबिटीज़ थी। उनको जो है ना बहुत कम कैलोरीज दी, 850 किलो कैलोरीज, और 11 में से 7 बंदों की डायबिटीज़ बेहतर हो गई, ख़त्म हो गई। एंड व्हाट ही शोज़ यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो है ना साइकिल ए है, कि जैसे जो है वो आपकी जिगर से चर्बी निकलती है, तो जिगर से जो प्लाज्मा ग्लूकोज का आउटपुट है वो कम हो गया, और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि पैनक्रियाज से भी चर्बी निकली है और पैनक्रियाज की इंसुलिन इनपुट बढ़ गई है। सो ये बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि जी डायबिटीज़ की रिमिशन पॉसिबल है। और अब हमें पता है कि बेसिकली जो बीटा सेल्स हैं ये शुरू में डायबिटीज़ के ये ख़त्म नहीं होते, मर नहीं जाते, सो जाते हैं। अगर आप इन में से पैनक्रियाज से चर्बी निकालें तो ये दोबारा जो है ना जाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है अराउंड अबाउट 6 7 ईयर्स, अगर उसके अंदर अंदर आपने जंग निकाल लिया तो आपके बीटा सेल दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। और अगर आप नहीं निकाल सके तो फिर बीटा सेल की डेथ भी हो जाएगी या वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। सो टाइम फ्रेम इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। सो फिर सवाल है कि जी कितना आपको वज़न कम करना चाहिए। ओके, एंड अगेन दिस स्टडी या ये एक रिव्यू था। सो पहले थे 6 साल के अंदर अगर आप 10 से 15 किलोग्राम वज़न भी कम करेंगे तो दैट्स इनफ टू लूज वेट। और अगर जब थोड़े से एडवांस हो जाए तो वी थिंक सम टाइम यू नीड अबाउट बिटवीन 20 to 25% वेट लॉस। सो और देयर आर सम प्रिडिक्टर्स भी हैं टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन के। आपकी एज है, जो 3 महीने का टेस्ट है बेस लाइन वो कितना है, कितनी डायबिटिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इंसुलिन पे हैं या नहीं हैं, उनकी टाइप 2 डायबिटीज़ कितनी पुरानी है,
ये सब इंडिकेटर्स हैं ये बताने के लिए कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ हर बंदे में पॉसिबल है या फिर कुछ सेलेक्टेड लोगों में ही है, और इस पर मैं बाद में भी अभी बात करूँगा। तो फिर सवाल है कि जी डाटा क्या है। अच्छा, ये जो है हमें पता है 1990s में बिल क्लिंटन ने, जब वो जॉर्ज बुश सीनियर के खिलाफ प्रेसिडेंशियल कंपेन ला रहा था, तो उसका एक स्लोगन था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो मैंने उसको काट के लिखा, इट्स द वेट स्टूपिड, इट्स ऑल अबाउट वेट। ठीक है ना, चाहे आप कैलोरीज का डाटा उठाएं या वेरी लो कैलोरीज डाइट का डाटा उठाएं या बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसमें हमारे सर्जन भाइयों ने 20 साल पहले कहना शुरू कर दिया था कि हमने डायबिटीज़ का क्योर ढूंढ लिया। दोनों बेसिकली यही चीज़ शो करती हैं कि वज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने वज़न पे जो है ना फोकस करना है। सो डायरेक्ट स्टडी ये लैंडमार्क स्टडी है, जहाँ पे प्राइमरी केयर लेवल पे ये देखा गया था कि अगर हम इंटेंसिव वेट मैनेजमेंट करें, कुछ जो प्रैक्टिसेस थी वो इंटेंसिव वेट मैनेजमेंट, लो कैलोरीज डाइट दे लेते अपने टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को, कुछ जो थे वो नॉर्मल प्रैक्टिस भी उन्होंने अपने पेशेंट को देखा, और ये देखा कि जी वेट लॉस के साथ क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती। एंड व्हाट दे शोज वाज कि ऑन एवरेज जिन लोगों ने वजन लूज किया, स्पेशली जो इंटेंसिव केयर वाले थे, जो लो कैलोरीज डाइट ले लेते, 46% पेशेंट इंटरवेंशन ग्रुप में उन्होंने रिमिशन अचीव की। और अगेन अगर वज़न ज़्यादा लूज होगा तो चांसेस डायबिटीज़ रिमिशन के ज़्यादा हो जाएंगे। सो अगेन इस डाटा में अगर आप देखें तो अगर आप 15 किलो से ज़्यादा वज़न लूज किया है तो अबाउट 86% लोग जो हैं वो वज़न डायबिटीज़ उनकी रिमिशन हो गई थी। 2 सालों में ये नीचे जाके 70% तक रिमिशन में ही रहे हैं। एंड अगेन डाटा ये 2 साल और 5 साल का है, तो दूसरे साल में, सो पहले साल में 46% पेशेंट रिमिशन में थे, दूसरे साल में ये कम हो के 36% हो गया, पाँचवें साल में स्टिल 25%। सो 1/4 आप कह लें, या हर चौथे बंदे की डायबिटीज़ वो रिमिशन में ही थी, रिवर्सल में ही थी। और दैट स्टडी ये बता लिया है कि अगर हर किलोग्राम वेट लॉस के साथ आफ्टर 24 मंथ देयर इज अ 25% इंक्रीज in the odds of achieving HbA1c less than 6.5%. So again, weight is very important here. फिर दूसरा सवाल है, अच्छा जी ये तो आप कह रहे हैं जिनका BMI हाई है, जो मोटे लोग हैं, व्हाट अबाउट पतले लोग? और अगेन ये रीट्यून स्टडी है, स्मॉल स्केल स्टडी है, टाइप 2 डायबिटीज़ इन लोगों को 6 साल से कम उम्र थे, 20 बंदे हैं। BMI लेकिन अगर आप देखें तो बड़ा टाइट है, 21 और 27 के दरमियान है, और एज इनकी 59 है, BMI आपकी एवरेज 24 है, वज़न इनका एवरेज 71 किलोग्राम है। ये वो हैं जो कि हम ज़्यादातर शायद पाकिस्तान में देख रहे हो, हमारे यहाँ ए टिपिकल और लीन टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन है। अगेन इन लोगों में भी अगर आप देखें तो अबाउट 70% दे अचीव रिमिशन, HbA1c लेस दैन 6.5%, जिनका इनिशियल वेट लॉस अबाउट 6.5% था। तो इसको हम जो है ना पर्सनलाइज फैट थ्रेशोल्ड है पॉसिबल करते हैं, हर बंदे का अपना एक फैट थ्रेशोल्ड है, उससे नीचे उसकी आपकी डायबिटीज़ रिमिशन हो सकती है, उससे ऊपर जाएगा तो डायबिटीज़ दोबारा हो जाएगी। तो आपने इसको मेंटेन रखना है, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि तो आप वो वेट मेंटेन ले आएँ जिस पर डायबिटीज़ दोबारा खत्म होगी, फिर आप उसी वेट पे ही अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करें, दोबारा उस फैट थ्रेशोल्ड को क्रॉस ना करें। एंड अगेन ये सर्जिकल डाटा है, बेराटिक डाटा, एंड ये भी यही बात कर रहा है, चाहे आप अर्ली डायबिटीज़ रिमिशन का देखें या लेट डायबिटीज़ रिमिशन का देखें, अगर आपने किसी तरह के भी ओबिसिटी प्रोसीजर्स किए हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक बैंडिंग है या बाईपास है या गैस्ट्रोप्लास्टी है या रूगन बाईपास है या डिफरेंट टाइप की टेक्निक है, सब में और रिस्क जो है, रिलेटिव रिस्क जो है डायबिटीज़ रिमिशन का वो बढ़ गया है। एंड अगेन इस डाटा को इनिशियली पे आपके सर्जन कह लेते थे जी हमने क्योर कर दिया, लेकिन वो अंडरलाइन रीज़न जो है ना वो वेट लॉस है, चाहे वो आप गोलियों से करें, डाइट से करें, या जो है ना आप जो है उसको सर्जरी। एंड अगेन हियर यू डॉक्टर कैन, उमर, जरा टाइम का ख्याल रखिएगा जरा जी बस हमारे। मेरा खत्म होने वाला है, मेरे 2-3 ही हुआ है। सो शुक्रिया, अगेन आप ये शुक्रिया। टाइप 2 डायबिटीज़ के रिमिशन का देख सकते हैं कि बैटिक सर्जरी लॉन्ग टर्म रिमिशन, तो ये देखें कि जी 2 साल में आपके जो बैटिक सर्जरी वाले पेशेंट है बहुत 70% की रिमिशन है, जो कि 15 साल में भी स्टिल 30% रिमिशन में ही रहे हैं। और अगेन ये डाटा जो है ना आपका रियल वर्ल्ड स्टडी में भी हो गया है, तो अब NHS का पायलट प्रोग्राम था 21 साइट्स पे, और व्हाट दे शोज वाज कि अबाउट 30% जो है उनकी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना वो रिमिशन में रही है। तो ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल है, और UK वालों ने तो ये शुरू भी कर दिया है अपने पायलट प्रोजेक्ट को। और दिस इज अ पेशेंट एक्सपीरियंस कि फॉर मी इट हैड नॉट बीन अबाउट जस्ट एस्केपिंग टाइप 2 डायबिटीज, remission comes so many other benefit like coming off your diabetes medication, not feeling joint and back pain, just having a healthier outlook on life and your well-being. So आखिरी क्वेश्चन है कि फिर किन बंदों को हमें चूज करना चाहिए टाइप 2 डायबिटीज का?
हर बंदे में टाइप 2 डायबिटीज़ पॉसिबल नहीं है, ये डिटरमिनेंट मैंने पहले भी शो किया है। आई थिंक हमें अपने टाइप 2 डायबिटीज़ का सिचुएशन को सोचना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के आपके बंदे हैं, ऐसे बंदे भी हैं जो इंसुलिन कम बना लें और उनमें शायद रिमिशन पॉसिबल ना हो। ये जो आपके लास्ट तीन है, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटिक हो गए, माइल्ड ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़ हो गई, माइल्ड एज रिलेटेड डायबिटीज़ हो गई, दीज आर द पर्सन जिन पे आप ट्राई कर सकते हैं। और अगेन दिस आर थिंग, दो वो बंदे हैं जिनकी शॉर्टर ड्यूरेशन डायबिटीज़ है, वो बंदे हैं जिनका BMI रेज्ड है, वो बंदे हैं जिनमें अदर फीचर्स है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, रेज यूरिक एसिड, रेट ट्राइग्लिसराइड लेवल। इन लोगों में आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि इन लोगों में हम डायबिटीज़ रिमिशन का सोचें। और इसके साथ हमारा ख्याल है कि मे बी 7 आउट ऑफ 10 में आप डायबिटीज़ में, न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ में आप अचीव रिमिशन कर सकते हैं। एक दफ़ा रिमिशन होगी तो उसको मेंटेन कैसे रखें। सो दैट्स द लास्ट स्लाइड। सो बिफोर वेट लॉस इन्फॉर्म देन कि जी जो अमाउंट ऑफ फूड आप खाएंगे वो 25% लेस होनी चाहिए देन बिफोर। वीकली वीइंग एट होम विद रिटन रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रेगुलर फॉलोअप। एंड रिमेंबर कि वेट रिगेन जो है ना वो नॉर्मली हैपन होता है फ्रॉम अ लाइफ इवेंट। तो अगर कोई ऐसा लाइफ इवेंट हो जाए तो देन इट्स नॉट अ फेलियर, हम दोबारा रिलैक्स प्लान पे दोबारा जा सकते हैं। और उसके साथ मेजॉरिटी लोगों में हम टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन का सोच सकते हैं। सो आई विल जस्ट एंड with this is Dr. Michael Greger from How Not to Die. So he mentioned type 2 diabetes is almost always preventable, often treatable, and sometimes even reversible through diet and lifestyle. So मैं इसको चेंज करके कहूँगा type 2 diabetes is almost always preventable, often treatable, and mostly reversible through diet and lifestyle changes. Thank you very much. डॉक्टर उमर, Thank you इसमें very एक much. क्वेश्चन है, जस्ट एक क्वेश्चन है कि बिसाइड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन, इज देयर एनी रोल ऑफ ड्रग्स लाइक मेटफॉर्मिन इन अर्ली पेशेंट विद डायबिटीज फॉर अचीविंग तो रिमिशन, तो और उनसे जी क्या हाँ, रिमिशन हो सकती? जी हाँ, तो जो क्वेश्चन था मैम से वो है, मैंने इस पे टाइम के लिए मैंने भी इस डाटा को थोड़ा सा कम भी किया था। और वो आपकी बात जो है ना वो मेडिसिन बिल्कुल है। सो देयर आर डिफरेंट तरीका। मेटफॉर्मिन से ज़्यादा मैं जिस पे फोकस करूँगा वो एक्चुअली जो है ना आपके GLP-1 एगनिस्ट है। इस अमाउंट ऑफ वेट लॉस, फॉर्मिन से वेट लॉस इतना नहीं है, लेकिन GLP-1 एगनिस्ट से आपकी वेट लॉस काफ़ी अचीव हो सकता है। सो नॉर्मली हम GLP-1 एगनिस्ट यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने अपना डाटा IDF में सबमिट करवाया है, हमारे जो जम्बी के पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज से, अबाउट 29% को हमने इसलिए बंद की कि उनका HbA1c 6.5 से नीचे आ गया था। लेकिन देखें बाय डेफिनेशन उनको 3 साल के लिए, सॉरी 3 महीनों के लिए गोली कोई नहीं लेनी। तो आपने उनकी GLP-1 की दवाइयाँ बंद करनी है और फिर 3 महीनों बाद आप कह सकते हैं अगर उनका HbA1c 6.5 से कम है कि जी आपका जो है ना वो टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन पे आ गया। सो मैं इसको यूज़ करता हूँ कि आपने धक्का लगाना है। आप मोटरसाइकिल है ना, आप उसको सर्फ मारते हैं, तो आप धक्का थोड़ा सा दें, वजन कम हो, दवाई निकालें और फिर कोशिश करें वजन वहीं पे मेंटेन। डॉक्टर जी, डॉक्टर अजीम, आपसे सवाल है डायबिटीज के हवाले से, खासतौर पे कि डायबिटिक फूड बहुत कॉमन है, तो इस हवाले से नाज़रीन को बताएं सिंपल वर्ड्स में कि एक डायबिटिक पेशेंट को फूड केयर के हवाले से किन किन चीज़ों का ख्याल करना थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुनीर। देखें, मैं डॉक्टर याकूब की एक बात से मैं इसको शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था कि जब भी पेशेंट आपके कांटेक्ट में आए पहली दफ़ा, उस दिन उससे उसको इंसुलिन के बारे में बताना शुरू कर दें। तो मैं भी ये कहता हूँ, जब पेशेंट पहली दफ़ा आपके रास्ते में आ रहा है डायबिटीज़ के हवाले से, तो उसको पहले दिन से अब उसकी फूड केयर के बारे में बताना शुरू कर दीजिए कि उसको अपने पाँव को किस तरह से महफूज बनाना है ताकि वो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो सारे पेशेंट को ये बताना चाहिए कि आपको किस तरह से अपने पाँव को महफूज करना है। सबसे पहले बात तो उनको ये बतानी है कि पेशेंट जो है वो अपने पाँव को हर किस्म की चोट से बचाए, क्योंकि ये इनिशियली एक चोट ही होती है जो कि आगे चल के एक डिजास्टर बन जाती है। तो इसमें अपने पेशेंट को गाइड करना है हमने कि अपने पैरों को हर किस्म की चोट से बचाना है। अब उस चोट से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? एक तो सबसे पहले जो है उसको अपने पाँव को जूते पहन के रखना पड़ेंगे ताकि वो हर किस्म के उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके पाँव पे ना आए जिसकी वजह से चोट बनती है। दूसरा ये है कि उसको अपने पाँव को हर किस्म के ये गर्म चीज़ों से बचाना है उसको, क्योंकि मोस्टली पेशेंट जो आते हैं वो जलने से क्योंकि जख्म लेके आते हैं या फिर अपने जूतों की वजह से कोई जख्म बनता है उनमें।
इम्प्रॉपर फुटवेयर की वजह से मोस्टली पेशेंट आते हैं जख्म लेके। और तीसरा ये कि जो पाँव, वुमन एड़ियाँ और पाँव का सूल जो है वो फट जाता है, सर्दियों में खास तौर पे फटते हैं। वो फटते इसलिए हैं कि उनके पाँव में पसीना नहीं आता, उनके पाँव खुश्क रहते हैं, इसी वजह से वो पाँव फटते हैं। अब उनको रोजाना अपने पाँव को धोना है, दिन में कम से कम 2 दफा सॉरी, दिन में कम से कम 2 दफा उनको पाँव को धोना है। धोने के बाद गीले पाँव में वैसलीन लगानी है या पेट्रोलियम जेली, और सॉक्स पहन के रखना है। देखिए, पेशेंट को बताना है कि कोई भी पाँव में जो है जख्म, वो शुगर हाई होने की वजह से नहीं बनता है। कोई एक्सटर्नल चीज होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है जो कि उसके पाँव में जख्म को क्रिएट करती है। तो 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि प्रॉपर फुटवेयर पहनने हैं, और हर वक्त जूते पहन के रखते हैं, यानी घर से बाहर जब भी जाना है आपको, तो जूते पहन के जाना है, चप्पल पहन के नहीं जाना है। इवन हम कहते हैं कि घर के अंदर भी वो चप्पल पहन के रहे, लेकिन घर से बाहर जहां भी जाना है उसको जूते पहन के जाना है, ताकि उसका पाँव महफूज रहे। क्योंकि अगर वो चप्पल पहन के जाता है तो न्यूरोपैथी की वजह से, क्योंकि उसमें हसासियत कम हो जाती है, महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है, तो उसके पाँव से चप्पल निकल जाती है और वो नंगे पैर चलता रहता है और किसी चोट का निशाना बन जाता है। अच्छा, अब पेशेंट के पाँव में हसासियत क्यों कम होती है? उसकी नर्व डैमेज हो जाती है, इस वजह से उसके पाँव में महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है, पाँव में पसीना आने की सलाहियत कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को हमें पेशेंट को बताना है कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं या होनी शुरू हो गई हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी चोट लगने की वजह से दर्द महसूस नहीं होता, पेशेंट वो जख्म वाले पाँव पे चलता रहता है और वो जख्म उसका खराब होता रहता है। तो 2 बेसिक चीजें हैं, एक तो अपने पाँव की जिल्द को हमेशा स्मूथ रखना है, और दूसरे ये है कि अपने पाँव को चोट लगने से बचाना है। ये 2 चीजें अगर कर लेंगे पेशेंट, तो इंशाल्लाह ताला उनके पाँव में किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं होगी। अगर इंजरी नहीं होगी तो उनका पाँव महफूज रहेगा। डॉक्टर अजीम, इसमें लोगों को जैसे वजू करने के बाद लोग मोजे पहन लेते हैं, तो कुछ वेब के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और फिर वो आगे डायबिटिक को तंग करते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या मशवरा है? हाँ, देखिए, हम कहते हैं इसमें कि जब भी वजू करें या जब भी पाँव धोएं, तो पूरे पाँव को गीला रहने दें, सिर्फ जो वो वेब्स हैं उनको ड्राई कर लें। उनमें किसी किस्म की कोई वैसलीन या पेट्रोलियम जेली नहीं लगानी है। बाकी सारे पाँव पे आप पेट्रोलियम जेली लगा के सॉक्स पहन लें, क्योंकि सॉक्स जो है एक तरह से समझें कि उस स्किन को ट्रॉमेटाइज होने से बचाएगा, यानी आपके सेकंड स्किन के तौर पे मतलब है कि वो काम करता है। और उसके ऊपर से फिर जूते पहन लें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो कि पूरे प्लांटर साइड पे ब्लिस्टर के साथ आता है। उनसे जब पूछो क्या हुआ डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हुआ, सुबह सो के उठे तो ब्लिस्टर बने हुए थे। जब उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो मस्जिद के गर्म फर्श पे बड़ी देर तक खड़े रहे, बातें करते रहे, उनको पता नहीं चला। और दूसरे दिन सुबह जब उठे तो वो उनके पाँव में छाले बने हुए थे। तो इसी तरह से मोटरसाइकिल से जलने से बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इंजन से। तो पेशेंट को बताना है कि जब भी मोटरसाइकिल चलाए या जब भी कोई ऐसा वो करे तो वो शूज पहन के चलाए। और सर्दियों में खासतौर पे मरीजों को बताना चाहिए कि आपको अपने पाँव को सेक से बचाना है, यानी हीटर से और आग से दूर रखना है अपने पाँव को। मैं यहाँ इस्लामाबाद में, मेरे पास तो कभी अब सर्दियों में पेशेंट आने शुरू हो गए हैं वो जलने वाले, जो कि हीटर से या मतलब देखिए सेक लगाने की वजह से कश्मीर से या केपी के गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से जो पेशेंट आते हैं, वो ज्यादातर ये जलने के ब्लिस्टर लेके आते हैं। और जब वो ब्लिस्टर बन जाता है तो वो लोकल डॉक्टर या तो उसको मतलब है कि काट के बराबर कर देते हैं, जब काट देते हैं तो वो वुंड बन जाता है। तो 2-3 बातें पेशेंट को लाजमी बतानी है कि आपको अपने पाँव को चोट लगने से बचाना है और स्किन को मॉइस्ट रखना है। अलावा डॉक्टर साहब, डायबिटीज कंट्रोल भी ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली जो न्यूरोपैथी वाले होते हैं उनमें अनकंट्रोल होता है, और आपको फिर न्यूरोपैथी के हवाले से मेडिकेशन भी देनी पड़ती है ड्रग्स के, ताकि वो पेशेंट के सिम्टम्स भी ताकि कंट्रोल। और दूसरा ये कि B12 डेफिशिएंसी भी जनरली पाकिस्तान में वैसे भी कॉमन है, और जो
पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं उनमें भी B12 डेफिशिएंसी हम देखते हैं कि कॉमन है साथ में, तो वो एक एडिशनल फैक्टर होता है फॉर न्यूरोपैथी। तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज इसमें एक फैक्टर होता है, मतलब डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, तो ये सब हमारे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज भी करती हैं और उससे जैसे गैंग्रीन वगैरह के चांसेस होते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने दोनों ने बताया कि पहले दिन से ही मरीज को ये सब बातें बता दी जाएं कि जी आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इनको डॉक्टर बचा सकता है। जैसे हम अपने मरीजों से कहते हैं कि जी मेडिसिन के अंदर हमारे यहाँ प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रीटमेंट। ये बाकी सब फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात की है हमदानी साहब ने भी और डॉक्टर अजीम ने भी, कि पहले दिन से मरीज को बता दिया जाए कि ये कॉम्प्लिकेशन का खतरा है अगर आपने डायबिटीज को कंट्रोल। एक मिथ ये भी है कि जी इंसुलिन से गुर्दे खराब हो जाएंगे, और वो जैसे जिक्र किया उन्होंने, तो वो भी हमारे तो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर जो सुन रहे हैं और हमारे आम लोग के ऐसा नहीं है। असल में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये ऑर्गन को खराब करते हैं। अगर इनको कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ खराब नहीं करती, बल्कि वो बीमारियां इनको खराब करती हैं। तो ये एक अहम मैसेज है आम लोगों के लिए कि इन दोनों बीमारियों को अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। अच्छा डॉक्टर फजील, मैं एक बात छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि ये तो था प्रिवेंशन पे, लेकिन एक जो फोरम अच्छा है इस मौके पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट के पाँव में जख्म है, ठीक है, तो मेरी फर्स्ट एडवाइस ये होती है कि प्लीज अपना चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, रेस्ट करे, क्योंकि जख्म एक सिर्फ हाई ब्लड शुगर की वजह से खराब नहीं हो रहा होता। जख्म जो खराब हो रहा होता है उसकी वेट बेयरिंग की वजह से खराब हो रहा होता है, ठीक है। तो किसी भी पेशेंट को कोई छोटा सा भी जख्म हो तो उसकी वेट बेयरिंग आप उसकी बंद करवा दें, ठीक है। उससे कहें कि कुछ दिनों के लिए चलना फिरना बंद करके टांग को थोड़ा सा ऊंचा करके रखे। जब वो वेट बेयरिंग नहीं होगी तो आप यकीन माने उसका वुंड जो है बिल्कुल नॉर्मल वुंड की तरह हील हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वो जो हमारा जो मेरी तो बेसिक वो है ऑफलोडिंग ट्रीटमेंट जो होता है, मैं ऑफर करता हूँ पेशेंट को और मेरे पेशेंट मानते भी हैं उसको। तो सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो डॉक्टर सानिया से मैं पूछूंगा कि अगर हम उसको वॉक बंद करवा दें, उसकी चलना फिरना बंद करवा दें, तो उसकी वजह से क्या होगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो उसका इन्फेक्शन होता है ना, उसकी वजह से उसकी शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, वो एक विशेष सर्कल हो जाता है। लेकिन जब मैं पेशेंट को का इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेता हूँ इन तमाम मेजर्स के जरिए, आप यकीन माने कई मतलब मेरे पेशेंट ने आके मुझसे कहा है कि हम हाइपो में चले गए, कि उनकी जैसे वुंड उनका बेहतर होना शुरू होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल होना शुरू होता है, तो उनकी इंसुलिन की डोज जो है कम करनी पड़ती है। मैं तो नहीं कहता, मैं डायबिटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं फौरी तौर पर जो उनका डायबिटोलॉजिस्ट होता है उनसे कांटेक्ट करके उनसे बोलता हूँ कि आप इसकी ट्रीटमेंट को रिवाइज करें। थैंक यू डॉक्टर अजीम। मैं डॉक्टर फसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स करें कि इस सेशन के हवाले से। थैंक यू डॉक्टर मुनीर। मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे इस वेबिनार में शिरकत की और अपनी माहिराना राय से हमारे सामीन को अपडेट किया। ख़ासतौर पे डॉक्टर याकूब हमदानी साहब कराची से, डॉक्टर उमर राजा अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से, डॉक्टर सानिया और डॉक्टर अजीम इस्लामाबाद से, इन लोगों ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे स्कीमा के इन वेबिनार्स में, जो कि अवामी आगाही के लिए हम अक्सर और बेशतर मुंतकिद करते रहते हैं, आइंदा भी हमारे साथ शरीक करेंगे। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।